कहने को भले तुम दूर कितने ही हो जाओ, मगर उम्मीद है हमें फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो हमने आरोह भाग 2 पुस्तक प्रारंभ की है, उसका आज दूसरा अध्याय जो पतंग रचना है आलोक धनवा साहब की। कल हमने हरिवंश राय बच्चन साहब के जो आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है उस अध्याय को पढ़ा था। नहीं देखा तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप तमाम साथियों से ये गुजारिश है, निवेदन है कि अपने यहाँ पर चैनल पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से जो पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ही साथियों की मदद हो पाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप पढ़ाई किस प्रकार करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है आपको, तो अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरा, आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर डाला है कि पढ़ाई किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें ताकि सिलेक्शन है जो चयन सुनिश्चित हो हमारा। तो आदि की आवाज़ पर जाइए और वो वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो। प्रारंभ करते हैं अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं आलोक धनवा साहब का जो परिचय है उसकी। कई बार सवाल है जो पूछा जाता है इनके परिचय से भी। तो जन्म होता है साहब आलोक धनवा साहब का 1948 में। कब होता है? 1948 में होता है और मुंगेर बिहार में होता है। ठीक है। रचनाओं की बात करें तो पहली कविता इनकी जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि और दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है ये। तो जनता का आदमी इनकी पहली कविता, ये ध्यान में रखना। और जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां, इनको जरूर ध्यान में रखिए। और दुनिया रोज बनती, ये एकमात्र संग्रह हो जाएगा इनका रचनाओं में। प्रमुख सम्मान की बात करें इनको, धनवा साहब को, तो आलोक धनवा साहब को राहुल सम्मान से नवाजा गया है और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान उससे नवाजा गया। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान इससे नवाजा गया और पहल सम्मान से भी नवाजा गया। तो राहुल ने पहल की बिहार राष्ट्र भाषा के अंदर क्या कि बनारसी और भोजपुरी है जो बोलनी है। ठीक है। पंक्तियां देखिए कुछ कि जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, कि जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। पंक्तियां ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। कम उम्र के अंदर ही इन्होंने बहुत प्रसिद्धि है जो हासिल कर ली थी अपनी गिनी चुनी रचनाओं के जरिए ही। ठीक है। वहीं 1972-73 में, सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर जो काव्य प्रेमी थे उनको ज़बानी याद रही। और आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक ठाक से हुआ ही नहीं। मतलब इतनी प्रभावशाली इनकी रचना है कि अभी ठीक तरीके से मूल्यांकन भी नहीं कर पाए अभी तक लोग इनकी रचनाओं का। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में है जो लेखन नहीं किया। मतलब थोक के भाव में लेखन नहीं किया, मतलब इससे तात्पर्य यह है, मारवाड़ी किया तो आड्डाकट्टी को लिखा गया कि आई लिख दूँ रुबाई लिख दूँ, नहीं, जो इनको लगा कि वास्तव में यही लिखना चाहिए उसी पर विशिष्ट लिखने के प्रयास में रहे। ऐसे नहीं कि बस थोक के भाव में छापते रहे, निकालते रहे कुछ न कुछ। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 98 में प्रकाशित हुआ, जो ऊपर आपने नाम देखा था अभी, दुनिया रोज बनती है। ठीक है। और काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक हो गया चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो गया, इस रूप में जो सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में जो भागीदारी की थी साहब, स्पीकर के तौर पे जाते थे।
आज जो अपना ये अध्याय है, जो अपनी रचना पढ़ेंगे पतंग, ये पाठ्य पुस्तक में ली गई पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जो एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है उस संग्रह से ली गई है, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है पतंग। और यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। ठीक है, ये लंबी कविता जिसका तीसरा जो अंश है, तीसरा जो पार्ट है, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। पतंग के बहाने से, संदर्भ क्या है जरूर ध्यान में रखना, संदर्भ से कई बार सवाल पूछा जाता है। इसके केंद्र में क्या है, तो पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया। पतंग के बहाने से जो बाल सुलभ जो इच्छाएं होती है बच्चे की, उन उमंगों का चित्रण यहाँ पर किया गया। तो बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का जो प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा एक सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है। एक बच्चा जो कल्पनाएं करता है उसी को पतंग के यहाँ पर समकक्ष समझकर रचना की गई है और उसे पार पाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है, मतलब प्रतीकात्मक रूप में नए नए बिंब देखने को मिलेंगे आपको भी इसमें। जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है एक तरफ, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है दूसरी तरफ, और दिशाओं के मृदंग बजते हैं। जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है और वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो यानी अंधेरे के बाद के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? देखिए, भादो यहाँ पर किसके अंधेरों को कहा गया, और अंधेरे के बाद में यानी भादो के बाद में शरद के लिए क्या उजाला प्रयोग किया। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, भादो अंधेरा आपने और शरद उजाला हो जाएगा। प्रतीक्षा जो कर रहे हैं। ये रही अपनी पतंग रचना। पहले इसका वाचन करते हैं, फिर आपको मैं इसका भावार्थ जो बताता चलता हूं। देखिए साहब, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो वो भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, बेचैन पैरों के पास। देखिए साहब, रचना देखिए, बहुत अच्छी है, बिंबों का सहारा लेते हुए है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि धनवा साहब अपने, कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ तक देखते हैं पहले। कवि कहता है कि अंधेरी रात बीत गई है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। अंधेरी रात बीत गई है, अब उजाला हो गया है, यानी कि शरद ऋतु आ गई है। तो भादो गया यानी जैसे कि मैंने ऊपर बताया था अंधेरे के लिए, और शरद आने का मतलब
उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। तो कि अंधेरी रात बीत गई, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कि अब क्या, अंधेरी रात तो बीत गई और उजाला हो गया है, यानी कि शरद ऋतु है जो आ गई है। ठीक है। और शरद ऋतु का जो सवेरा होता है वह बिल्कुल किस तरह का होता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। कि शरद आया मतलब शरद ऋतु आ गई, और किस प्रकार की आई है, वह बिल्कुल खरगोश की जो लाल आंखें हैं उनके जैसा लगता है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सुबह सुबह सूरज उगता है शरद ऋतु के अंदर, तो ऐसे लगता है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो यहाँ पर शरद जो है सारे मौसम को पार करके शरद ऋतु फिर से जो वापस आ गई है, अपनी पुलों को पार करते हुए सारी सरहदों को, मौसम को पार करते हुए, सारे मौसम को, सरहद यानी मौसम को पार करते हुए शरद ऋतु है जो आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। जैसे कोई बच्चा शरद, ये जो शरद है कोई बच्चे की तरह है एक तरीके से शरद ऋतु, कि जैसे बच्चे जो अपनी किरणों को तेजी से फैलाते हुए चल रहा है, शरद ऋतु चल रही है और चमक चमक कर सबको अपने पास बुला रहा है। जैसे कि कोई बच्चा क्या करता है, घंटी बजाते हुए, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमक है जो वो तेज है शरद ऋतु की, लेकिन बच्चा जैसे साइकिल चलाते हुए आता है और घंटी बजाते हुए जोर जोर से आता है अपने इशारे करते हुए। ठीक है। उसी प्रकार से ये जो शरद है कोई बच्चे की तरह है जो अपनी किरणों को तेजी से फैलाते हुए चल रहा है और चमक चमक कर बिल्कुल जोर जोर से इशारे करते हुए सबको अपने पास है जो बुला रहा, मतलब लोग आकर्षित है जो हो रहे हैं। आगे देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है जो उड़ सके। दुनिया का सबसे हल्का कागज, पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्या कहते हैं धनवा साहब, कि कभी कहते हैं कि बालक शरद चमकीले इशारों से बच्चे के समूह को बुलाता है। कभी कहते हैं जो बालक शरद है, बालक शरद जो है वो क्या करता है, चमकीले इशारों से क्या बच्चों के समूह को बुलाता है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, समूह को बुलाता है, चमकीले इशारों से बुलाता हुआ। शरद को बालक के समान यहाँ पर संज्ञा देकर कह रहे हैं। यहाँ पर आगे कहते हैं कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और बाहर जो शरद ऋतु ने कि आकाश को इतना मुलायम बना दिया तथा सुहावना बना दिया है कि पतंग जो ऊपर उठ सके, मतलब बिल्कुल ऐसा वातावरण कि पतंग जो ऊपर आकाश में उड़ सकती है, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण है। इस तरह से हो जाता सारा वातावरण कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग है जो आराम से उड़ सके, कि जो हल्की होती है सबसे, और दुनिया का सबसे पतला कागज है जो उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक है जो ये दुनिया। तो कि इस प्रकार से वातावरण हो गया है कि पतंग आकाश में अच्छे से उड़ सके, जो कि सबसे हल्की होती है, रंगीन होती है। पतंग जो बच्चों का मन है जो इससे ऊंचे से ऊंचे उड़ाना चाहता है। जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो चाहते हैं कि ऊंचे से ऊंचे उड़े, और वो फिर किलकारियाँ करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, और तितलियों की ये इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि शरद ऋतु के आगमन के साथ ही ये जो सबके अंदर है जो एक तरीके से माहौल बन जाता है अपने रोमांच वाला, रंगीनियों वाला, मस्ती वाला। आगे देखिए, पुनः एक बार देख लीजिए इसके मतलब कि ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु आने पर जो बच्चों का जो मनोहर मन होता है, बच्चों का मन करता है, उसी प्रकार से जो बच्चे करते हैं शरद ऋतु के आते ही आमंत्रित जैसे करता है क्रीड़ाएं करने के लिए। शरद ऋतु में सब लोग, सब पक्षी वगैरह सब कुछ बिल्कुल चहक उठते हैं। उसी प्रकार कि अपने चमकदार संकेतों से, मधुर ध्वनियों से आकाश को कोमल बना दिया है। और जिस प्रकार पतंगे हैं जो असीम आकाश में ऊपर उठती है, कभी कल्पना करता है कि दुनिया की जो सबसे हल्की होती, कोमल होती है, रंग बिरंगी ये वस्तुएं जो उड़ सके चारों, तो संसार के सबसे पतले कागज के साथ बांस की सबसे पतली कमानी भी, उस पर कमान लगी हुई होती है पतंग के ऊपर, एक सीधी रेख राउंड चांद के शेप में, कि वो भी आकाश में उनके साथ उड़ सके। और इन सबको उड़ता हुआ देखकर तितलियों के रूप में जो उनके बच्चों के कोमल जो स्वर निकलते, फिर सीटियों के रूप में वो किलकारियाँ शुरू हो जाती कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। यानी कि
इस शरद ऋतु के आगमन के साथ साथ ये जो बच्चों के जो समूह होता है वो आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और मोहकता को देखकर उनके मन में अनेक भावनाएं जो जन्म लेने लगती है। आगे देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। देखिए जिस प्रकार एक बच्चा एक्टिविटी करता है ना, वही शरद के आगमन पर उसको बच्चे के रूप में आप प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं क्या, कि जिस प्रकार कवि क्या बालमन की जो चेष्टाएं होती है उनका चित्रण करते हुए क्या कहता है कि बालक जन्म से अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं, आपको पता है। तो जन्म से ही वे अपने हाथ साथ लाते हैं कपास, यानी कि जन्म से ही इतने नाजुक और कोमल होते हैं और अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं, लाते हैं कपास। कपास से तात्पर्य यहाँ पर हो गया कोमलता का एक भाव है जो माफ करें, कोमलता का भाव है जो लेकर आते हैं। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और इस प्रकार से ऐसे लगता है क्या कि जो बच्चों की कोमलता को जो स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है, इतने उनके पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो उनके आप देखा होगा आपने, छोटे बच्चों के जो पैर वगैरह इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप भी उनको पैरों को पकड़ते हैं, चूमते हैं, हाथ से सहलाते हैं। तो इस प्रकार से लग रहा है कि पृथ्वी भी उनकी जो बच्चों की कोमलता है ना उसको लालायित है स्पर्श करने के लिए। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब वे मकान की छत जो होती है उन पर अपने कोमल पांव से बेसुध होकर बिल्कुल बिना कोई ध्यान रखे जो दौड़ते हैं, तो पृथ्वी भी क्या करती है उनके बेचैन पांवों के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई जो आती रहती है, वो छतों को नरम बनाते हुए। यानी ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे जैसे उनके जो कोमल पैर छतों पर लगेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और इसे लग रहा है तो पृथ्वी भी क्या बेचैन स्पर्श करने आती है, तो बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं में क्या करते हैं, ऐसे नगाड़ों की तरह जो बजाते प्रतीत होते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए अपनी किलकारियों की वजह से, अपनी आवाजें कर करके ऐसे लगता है कि किलकारियों के द्वारा ही सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह जो वो बजाते हुए प्रतीत होते हैं, बजा रहे हैं जैसे। और जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और ऐसे लग रहा है कि वो पेंग भरकर, यानी वृक्ष की वे प्राय क्या वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर जो डोलते हुए इधर उधर मूव करते हैं। जिस प्रकार कोमल डाली होती है अपने वृक्षों की, वो हवा के झोंकों के साथ में इधर उधर हिलती है ना, तो उसी तरीके से कि प्राय वृक्ष की शाखा की भांति ये कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर वो डाल की तरह बिल्कुल लचीले वेग से हैं जो मस्ती में डूब कर जो झूला झूलते हुए दौड़े आते हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, आगे की पंक्तियां कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। देखिए यहाँ पर कवि जो है बच्चों का फिर वो जो कोमल उनकी क्रियाकलाप उनका जो चित्रण है उसके बारे में कहता है कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छतों के ऊपर, जो छतों के किनारे उनके खतरनाक जो किनारे उन पर दौड़ते हैं ना, तो फिर उन्हें बचाता कौन है, उन्हें बचाने कोई नहीं आता है, बचाता है केवल उनका रोमांचित शरीर का जो संगीत, वही रक्षा प्रदान करता है, यानी कि उन्हें गिराने से बचाता है। कवि यहाँ पर कहना यह चाहता है कि जो बच्चे हैं, जो ये कोमल बच्चे हैं, अपनी इसी रोमांच के सहारे खतरनाक स्थानों को भी पार कर लेते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उन्हें उस रोमांच इतना रहता है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उनके अंदर इतना जोश रहता है, इतना उत्साह रहता है कि वो उस रोमांच के बलबूते पर ही, उस रोमांच की वजह से वो खतरनाक किनारों से बचते बचते जो आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल इसलिए ऐसे पूछा जा सकता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिराने से बचाता है उन्हें, बच्चों को क्या बचाता है, तो उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत है जो बचाता है। तो इस प्रकार सवाल जो पूछा जा सकता है और किस प्रकार से क्या सवाल बनेंगे वो वीडियो के आखिर में मैं और आपको बता दूंगा यहाँ से। देखिए ये हो गई बात यहाँ तक संगीत
पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो आगे यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है। आपको पता है पतंग एक धागे से उड़ती है केवल, तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो जिस प्रकार से पतंग एक मात्र धागे के सहारे असीम आकाश में उड़ रही होती है, तो वह भी अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को क्या करती है, सहारा जो प्रदान करती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। अब पतंग आपने देखा होगा कि पतंग इधर उधर मूव करते, तो बच्चे भी इधर उधर पतंग उड़ाते उड़ाते हिलते डोलते रहते हैं, और अपने डोलती ऊंचाइयों के साथ कोमल बच्चों के वो भी सहारा प्रदान करती है पतंग और उसका धागा। और ये कोमल जो बच्चे हैं असीम आकाश में उड़ने वाली पतंगों के साथ साथ अपने रंध्रों के सहारे स्वयं भी जो उड़ रहे हैं, यानी कि बाल मन की ऊंचाइयों को जो पतंग है जो छू रही होती है ना, उसके साथ साथ में ये भी आकाश में उड़ना चाहते हैं, और ये उनकी हदों को जो पार करना चाहता है। वैसे भी इन जो कोमल बच्चों पर कोमल मन भी इनकी पतंगों के साथ है जो उड़ रहा है, उस पतंग के साथ साथ में इनका कोमल मन भी है जो उड़ता जाता है। देखिए यहाँ पर ये टिका हुआ है। अब ये जो बैलेंस बना रहा है ना, जैसे जैसे इधर उधर पतंग हो रही है ना, वैसे वैसे हो रहा है। आप कभी वीडियो गेम भी खेलते हो तो वो कोई गाड़ी वाला खेलते हो या कोई और किसी और खेलते हो बाइक वाला, तो जैसे जैसे इधर उधर घुमाते हो ना उस बाइक को अंगूठे के सारे गेम के अंदर, तो आप भी इधर उधर डोलते होंगे ना, इधर मुंह करते हो फिर उधर करते हो, वही बात यहाँ पर हो रही है। इनके अंदर रोमांच इतना, इनके अंदर उत्साह इतना है कि ये डिगते नहीं इधर उधर। ठीक है, आगे देखिए। अगर वे गिरते हैं, अगर वे कभी गिरते भी हैं तो फिर क्या होता है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि यहाँ पर कहता है कि अगर बच्चे अपने पतंग उड़ाते हुए कभी मकान के जो खतरनाक किनारे उनसे गिर भी जाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, तत्पश्चात उसके बाद में क्या करते हैं, और वो बच जाते हैं, तो उनका जो साहस होता है, वो जो निडरता होती है, वो उनमें और बढ़ जाती है, और साहस और निडरता और पैदा हो जाती है, और भी निडर होकर और भी निडरता आ जाती है, और सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं। फिर तो बस कि अब तो मुकाबला करें, गिर गए ना, अब लगी नहीं ना, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अपना कुछ नहीं बिगड़ जाए। और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थात इन खतरनाक किनारों से बचने की जो निडरता उनके साथ में आई है, तो बच्चे निडरता और साहस के साथ सूर्योदय होते ही अपने क्या पतंग उड़ाने हेतु दौड़ पड़ते हैं। ये जो यहाँ पर पंक्ति आई है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, मतलब अब तो गिर तो गए, अब तो कोई बात का डर है नहीं। तो जैसे दिन उगता है, जैसे सूरज निकलता है, बस लेकर पतंगे और डोर वगैरह, आप भी देखते होंगे आपके छोटे भाई बहन पतंगे डोर लेकर सुबह सवेरा होते ही पतंगों वाले उस मौसम में सुबह जो निकल जाते हैं, अब पतंग उड़ा रहे हैं खेत में, छत पर चलो बारह चलो अपन बारह उड़ा श्या। तो निडरता के साथ सूर्योदय होते ही पतंग उड़ाने हेतु जो दौड़ पड़ते हैं, और पृथ्वी और तेज भी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और फिर कोमल बच्चों की जो बाल चेष्टा होती है और निडरता जो होती है, उन साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके पैरों के पास और तेज गति से जो घूमने लगती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर और ज़्यादा गति से जो इधर उधर दौड़ते हैं, एक्टिविटी है जो करते हैं साहब। तो यहाँ पर देखिए, ये थी अपनी कविता। कैसी क्या लगी कमेंट करके बताइएगा आप। और देखिए इससे सवाल, पहले तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, आप शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, नहीं किया तो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पढ़ाई को लेकर आप किस प्रकार से टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं, तो दूसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, दूसरा यूट्यूब चैनल आदि की आवाज़ नाम से, उस पर एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है अभी कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ोगे तो नौकरी अवश्य लगेगी। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ से देखो इस पार्ट से कैसे सवाल बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जितने भी ये काव्य वाले पार्ट हैं पद्यात्मक, वहाँ से कैसे सवाल बनेंगे कविताओं से। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, तो पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है आपको पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बताया था किसका, कोमलता का। ठीक है, किसका प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है। अब यहाँ पर ये सवाल पूछ लिया जाए, आगे यहाँ पर आया था, देखिए ये क्या कि सवाल पूछ लिया कि पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं दिशाओं को किसके समय किसकी तरह बजाते हैं,
एक ढोलक की तरह बजाते हैं, वीणा की तरह, बांसुरी की तरह या मृदंग की तरह, तो वो किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। ठीक है बात। और ये पूछ ले, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, तो पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती है, आती है? तितलियों के, खरगोश के या बच्चों के? तो किसके पैरों के पास? बच्चों के पैरों के पास है जो घूमती हुई आती है। और ये सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाए कि बच्चों के बेचैन पैरों के पास कौन घूमती हुई आती है? तो पृथ्वी घूमती हुई आती है। तो इस प्रकार सवाल है जो परीक्षा में बनाकर जो पूछे जाते हैं। और ये सवाल ऐसे आ गया जैसे कि एक और बता देता हूँ मैं, पाठ के अंदर से आप समझ गए होंगे कि कौन सी ऋतु है जो आकाश को एकदम मुलायम बना देती है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत, शरद या वर्षा? तो कौन सी शरद ऋतु है जो आकाश को मुलायम बना देती है? तो इस प्रकार से सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो लाइक शेयर जरूर करना है और दोस्तों को बताया करें यार कि चैनल पर बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।